वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलएसडी एजुकेशन में। और क्लास 8th की ज्योग्राफी चल रही थी, उसके तहत जो सीरीज चली थी चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन में हमने अभी तक बेसिक ये सब पढ़ लिया था। और आज अब हम शुरुआत करेंगे कि पीछे हमने जो लास्ट हमने देखा था उसमें मृदा के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी कैसे बनती है, मृदा कैसे बनती है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि मृदा का निम्नीकरण और उसका संरक्षण। क्योंकि भाई मिट्टी का जब जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, तो खेती बाड़ी के लिए मिट्टी का यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इस मृदा का संरक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी बात आ रही है निम्नीकरण की। निम्नीकरण का मतलब होता है कि जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होने लग जाती है या उसके अन्य पोषक तत्व उससे खत्म होने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मृदा का निम्नीकरण होना। और जब ये निम्नीकरण होगा तो हमें इसका संरक्षण यानी कि इसको बचाना भी ज़रूर पड़ेगा। तो पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, बात करते हैं। मृदा अपरदन और तीक्ष्णन मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बिकॉज ऑफ आप जान के चलो कि अगर अपरदन होगा या तीक्ष्णन, यानी कि दोनों ही चीज़ें एक तरीके से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बेकार कर रही हैं। ये दोनों ही इसके लिए क्या हैं, मुख्य खतरे हैं। फिर मानवीय तथा प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, जिसमें मानव भी जिम्मेदार है और प्रकृति भी जिम्मेदार है मृदा के निम्नीकरण में। वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा ज़्यादा आना, भूस्खलन और बाढ़, ये सारे कारक क्या हैं, ये मृदा के निम्नीकरण के कारक हैं। अब मैं सबके जो ये वर्ड्स हैं इन सब के बारे में बारी बारी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मुद्दा है वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन पहले वाला, इसका मतलब होता है जंगलों का विनाश होना, जंगलों का कटना। आप सभी को पता है, अगर पृथ्वी के ऊपर जंगल नहीं रहेंगे तो मृदा का क्षरण या मृदा का बेकार होना बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जो जंगल हैं हमारे, इनकी जड़ें एक जाल की तरह फैली होती हैं और मिट्टी को क्या करती हैं, बांध कर रखती हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, इसी के साथ ही भूस्खलन आएगा, क्योंकि मिट्टी क्या होगी, फ्री हो जाएगी। अतिचारण में क्या होता है, जानवर बहुत ज़्यादा चराई करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने साथ घास को भी उखाड़ देते हैं सीधा। तो घास की जो जड़ों में मिट्टी बाहर निकलती है वो भुरभुरी हो जाती है और बेकार होती है। रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो मिट्टी की नमी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो हल्की हो जाती है और बेकार हो जाती है। वहीं यहाँ पे कीटनाशक भी वही हैं। इन सब का अत्यधिक उपयोग, भारी बारिश के कारण भी मिट्टी ढीली हो जाती है और एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है। और भूस्खलन तो आप जानते ही हैं। भूस्खलन का मतलब होता है कि जब मिट्टी बह के ढलान की तरफ बहने लग जाए, नीचे की तरफ चली जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूस्खलन। और बाढ़ आप जानते ही हैं। कुछ अन्य विधियां हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे अपनी जो हम कहेंगे कि अपनी भाई जो मृदा निम्नीकरण हो रहा है उसको बचाएं। तो ये विधियां लिखी हैं, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, बचाने के उपाय या मृदा निम्नीकरण को रोकने के उपाय या बचाने के उपाय, ये हम लिख रहे हैं। अब हमें मृदा का निम्नीकरण जो हो रहा है उसको रोकना है, तो इसको बचाने के उपाय को ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, विधियों में नंबर 1 है मल्च बनाना। ठीक है, मल्च बनाना। नंबर 2 पे है वेदिका फार्म। नंबर 3 पर है समोच्च रेखीय जुताई करना। और नंबर 4 पे है रक्षक मेखला बनाना। ठीक है, और 5 नंबर पे है समोच्च रेखाएं रोधिकाएं बनाना। अब सबके बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्च बनाने में क्या है कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है।
इसमें क्या, जैसे मान लो दो पौधे लगे हैं, इनके बीच में जो गैप है वहाँ ये काई डाल देते हैं। काई डालने से क्या होता है, मिट्टी दब जाती है और भुरभुरी नहीं होती, जिससे क्या होता है जो फालतू पड़ी भूमि होती है वो भी नमी युक्त रहती है और बची रहती है। ठीक है, क्या है, पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, यह है मल्च बनाना। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये वेदिका मतलब एक तरीके से वेदी बना देते हैं, ऐसे वेदी टाइप में बना देते हैं, और यहीं इस पूरे में खेती करेंगे, चारों तरफ रुकावट बना देंगे इसके, जिससे क्या होगा, मिट्टी बहेगी नहीं, आगे की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, इसे वेदिका फार्म कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसमें क्या होता है, एक सीढ़ी बाई तरीके से करते हैं, सीढ़ी के तरीके से। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर मान लो ऊपर की मिट्टी बेकार हो रही तो नीचे आ जाएगी, नीचे बेकार तो यहाँ नीचे आ जाएगी, मतलब खेती इनकी बेकार नहीं होती। इसे हम समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। फिर रक्षक मेखला, तो इसमें हम साफ दिख ही रहा है कि वृक्षों को कतार में लगाकर, वृक्षों को क्या करते हैं हम लाइन से लगा देते हैं, एकदम बैक टू बैक लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी मजबूत तरीके से एक ही जगह पे बंध जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो इसमें मृदा आदि द्वारा रोधिका बनाते हैं। तो रोधिका का मतलब यहाँ पे रुकावट से है। रुकावट का मतलब कहने का ये है आपका कि हम पत्थर वत्थर ले लेके ना रुकावट बना देते हैं जगह जगह पे, जो खेत के आसपास के इलाके होते हैं उसमें हम रोधिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, रुकावट बनाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी मिट्टी बेहर की तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं मिट्टी को बचाने के, अपरदन को रोकने के लिए या मृदा निम्नीकरण। अब आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ दो उपाय और भी हैं। एक है चट्टान बांध बना के, ये तो भाई बेसिक सा है कि बाहर की तरफ चट्टानें लगा देते हैं ताकि मिट्टी बाहर की तरफ ना बहे। और बीज की फसल उगाना, ये आप जानते ही हैं। बीज की फसल उगाने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन, भिन्न प्रकार की, इसमें क्या है कि भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन। अब इसमें जैसे मान लो एक ही सीजन में अलग अलग फसलें उगा ली, कुछ 6-6 महीने के लिए, एक पहले चावल उगाया फिर गेहूँ उगा लिया, इससे क्या होता है मिट्टी ना बची रहती है। चलिए, ये हो गया मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने जल के बारे में, जो कि अगला और बहुत इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। तो पहले इसके बारे में पढ़ो। जल के बारे में देखो भाई, तो हम कहेंगे पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुए थे। आपको पता है कि सबसे पहले जब जीवन का शुरुआत हुई तो वो महासागरों में ही हुई। सबसे पहले महासागरीय जीव जंतु ही बने थे, उसके बाद फिर धरती पर जीवन हमारे आरंभ हुआ। महासागर का जल लवणीय मीन्स नमक वाला होता है, और अलवण जल पृथ्वी पर केवल 2.7% ही मौजूद है। तो हम कहेंगे अलवण जल केवल 2.7% ही मौजूद है। तो अब जब जल इतना कम मात्रा में हमारे पास मौजूद है तो हमें इसकी समस्या तो पता होगी कि आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर जल की कमी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और अगर जल बचा के नहीं चले तो शायद आने वाले विगत कुछ वर्षों में ही लोगों को पीने के लिए ही पानी नहीं उपलब्ध हो पाएगा, बाकी चीज़ें तो छोड़िए। तो अगला पॉइंट यही है कि जल के स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय यानी कि बिना पीने योग्य जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या और नागरीकरण। ये मैंने एकदम मिला के लिख दिया, मैं समझाता हूँ। देखो, पहले तो हमें यह समझना है कि जल के स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण या अलवणीय जल की जो आपूर्ति हो रही है, मतलब जो स्वच्छ पानी है उसकी कमी, यहाँ तक कमी, उसके पीछे रीजन ये हैं बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण। हालांकि और भी रीजन है। आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, कीटनाशकों का उपयोग खेतों में, तो उसकी वजह से क्या होता है जो कीटनाशक है भूमिगत जल में सोख लेते हैं, तो भूमिगत जल भी गंदा हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जल के स्रोत सूख रहे हैं या बेकार हो रहे हैं, उसके पीछे दो इम्पोर्टेंट बंदे हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। वो एक है बढ़ती जनसंख्या और दूसरा है नगरीकरण। अब नगरीकरण में क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, हर कोई चाहता है कि उसका फर्श का मकान हो, बढ़िया टाइलें लगी हो,
कोई ये नहीं चाहता कि मिट्टी वाला चबूतरा बनाए अपने आसपास या मिट्टी छोड़े, क्योंकि इसके छोड़ने की वजह से क्या होता है कि जो वर्षा का पानी जब गिरता है ज़मीन पर तो मिट्टी के जरिए वो भूमिगत जल में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर लेवल जो ग्राउंड का है वो बना रहता है। पर आजकल नगरीकरण के तहत हर चीज़ ऐसी हो रही है, फिर पेड़ काट रहे हैं, उसकी जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनने हैं, मॉल्स बनने हैं, जिम बनने हैं। तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जो प्राकृतिक संपदा हमें प्रकृति ने स्टार्टिंग में दी थी वो अब बेकार हो चुकी है। और दूसरी बात सबसे बड़ी खतरनाक ये है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से मजबूरन लोगों को रहने के लिए घर, खेती के लिए ज़मीन या और भी चीज़ें करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। और जब पेड़ कट जाते हैं तो पूरी वाटर साइकिल या जल चक्र सब बदल जाता है, और जिसकी वजह से जो पीने योग्य पानी हमारे पास मौजूद होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बचता। और इसी वजह से धरती के ऊपर किसी भी देश में हम देख लें जल की समस्या बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, तो अब हम ये अगला जो पॉइंट है हमारे आगे, अगला जो पॉइंट मौजूद है वो है जल की उपलब्धता की समस्या। तो पता लग गया क्यों है समस्या। तो इसने बोला कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांशतः अफ्रीका और एशिया, पश्चिमी एशिया में। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी एशिया मोटी थोड़ा पेनिनसुला टाइप में है, तो पठारी इलाका है, लेकिन वहाँ पे भी क्या पानी कमी है। तो क्यों कमी है पता लग गया, बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण। ठीक है, अब जल संसाधनों का संरक्षण करना है भाई हमें। तो जल संसाधनों का संरक्षण हमें करना है, क्योंकि अगर जल नहीं बचा हमारे पास तो एल तो लगी जाएंगे सबके। तो इसलिए हमें क्या करना है, जल संसाधनों का संरक्षण करना है। तो यद्यपि जल एक नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है कभी खत्म ना होने योग्य संसाधन है, फिर भी इसका बहुत अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देगा। हालांकि मानना हमारा यह है कि जल जो है पृथ्वी पर मौजूद एक नवीकरणीय मीन्स कभी खत्म ना होने वाला संसाधन है। पर भैया इस बात को ध्यान रखना कि जो पीने योग्य पानी है वो सड़ जाएगा पूरा, और बेकार पानी बच जाएगा। खत्म तो कभी नहीं होगा, 1% भी जमीन से जाएगा नहीं, इधर उधर रहेगा उतना ही, बट ये अपनी जो क्षमता है, जो प्योरपन है वो खो देगा और बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों बेकार होगा, तो जल में नाइट्रेट धातुएं, कीटनाशक जल क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं जल को। नाइट्रेट में धातुएं होती है, लाइक बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं और भी अन्य चीज़ होती हैं, तो जल को प्रदूषित कर देती हैं। अब आगे देखो, तो जल को बचाने के विभिन्न उपाय आपको करने चाहिए। अब वो विभिन्न उपाय आप ही जानते हैं क्या करना है। फालतू पानी मत चलाओ कहीं पे, ठीक है, फालतू पानी मत चलाओ, और जहाँ ज़रूरत है वहीं पानी का यूज करो। ये सब चीज़ें करके आप क्या कर सकते हैं, जल को अपने बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में जो आधा बच रहा है थोड़ा सा, इसको अगली वीडियो में कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।